स्टूडेंट, हम सब बायोलॉजी का यूनिट जो फर्स्ट यूनिट जो है रिप्रोडक्शन, ये उसको क्लियर कर चुके हैं। उसका रिवाइज भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो में डाला गया है। आज से हम यूनिट 2 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांतों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें है क्या, ये जो चैप्टर है इसमें मुख्यतः लैंगिक जनन करने वाले जो जीव हैं उनके संतानों में समानता और विविधता का अध्ययन करेंगे। मतलब उनके गुणों में क्या समानता है और क्या अंतर है। तो देखेंगे इसमें जो पॉइंट है हमारा, आनुवंशिकता क्या है। तो जनकों से आनुवंशिक लक्षणों का उनकी संतानों में संचरण क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। और ऐसे लक्षण को आनुवंशिक लक्षण या आनुवंशिक गुण कहा जाता है। इसको जरा पहले समझेंगे, पहले लिख लेते हैं। जनकों लैंगिक जनन में ये होता है। आप पहले जानते हैं कि अलैंगिक जनन जो करने वाले होते हैं क्या होते हैं, आनुवंशिक रूप से एकदम समान होते हैं, जिस कारण लैंगिक जनन करने वाले जीवों क्या, लैंगिक जनन से उत्पन्न जो जीव होते हैं उनको क्लोन कहते हैं। ये पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो देखिए जनकों, लैंगिक जनन जोड़ सकते हैं, जनकों से आनुवंशिक लक्षणों के संतानों में स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहा जाता है। और जो लक्षण माता पिता से संतानों में मिलते हैं उनको आनुवंशिक लक्षण, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता कहा जाता है। अब जब देखेंगे एक बात और पॉइंट है इसमें, क्या वेरिएशन, विविधताएं क्या है। ये समान लक्षण हो गए, लेकिन एक ही माता पिता के अगर आप दो संतानों को देखेंगे तो पता लगेगा उनमें बहुत सारे क्या हैं, अंतर हैं। और यही अंतर क्या कहलाता है, विविधता कहलाता है। तो देखिएगा इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा कि जीवों के गुणों में पाए जाने वाले अंतर को क्या कहता है, विविधताएं या वेरिएशन कहा जाता है। जीवों के गुणों में पाए जाने वाले अंतर को विविधता कहा जाता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें आनुवंशिकता के बारे में, तब विविधता के बारे में पढ़ा जाएगा। तो आनुवंशिक लक्षण किसे कहेंगे, ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनके संतानों में स्थानांतरित होते हैं उनको आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है, और इसके स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहा जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। आनुवंशिकता के लिए सबसे पहले जो प्रयोग किया या प्रैक्टिकल किया था उन्होंने कौन थे, वो ग्रेगर जोहान मेंडल। इसका आनुवंशिकता का पिता भी इनको कहा जाता है। देखिए आनुवंशिकता के बारे में जो सबसे पहले या सबसे अधिक जो प्रयास किए इन्होंने, कौन थे वो, ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल 10th क्लास में आप लोग ये पढ़ चुके हैं। ये ऑस्ट्रिया में एक मठ के पादरी थे, और इनका काम था कि ये बगीचा में बहुत ज्यादा काम करते थे, और अपने बगीचे में कई विपरीत लक्षण वाले मटरों पर लगातार संकरण करा रहे थे। विभिन्न उपजातियों को क्रॉस करा करके नई प्रजातियां उत्पन्न कर रहे थे, और उसका सारणी तैयार कर रहे थे, और उसको उन्होंने नियम को भी दिया है जो हम लोग पढ़ेंगे। तो जानते हैं उन्होंने मटर का चयन क्यों किया, क्वेश्चन आता है। पहले तो देखेंगे आनुवंशिकता के पिता कौन, ग्रेगर जोहान मेंडल। और इन्होंने अपने आनुवंशिकता के प्रैक्टिकल के लिए मटर का ही चयन क्यों किया था, यह भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखिएगा वंशागति में मेंडल ने मटर के प्रयोग का चयन क्यों किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एक और क्वेश्चन होता है कि मेंडल की सफलता के क्या कारण है। तो मेंडल की सफलता का कारण यही था कि उन्होंने मटर का चयन किया। दूसरा कि इनकी जो कार्य प्रणाली थी वो क्या थी, उनकी कार्य प्रणाली की वजह से भी उनको सफलता मिली थी। पहले इसको देख लेते हैं।
मेंडल ने अपने क्रॉस कराने के लिए या अपने प्रैक्टिकल के लिए मटर का चयन किया, क्योंकि मटर में अनेक गुण पाए जाते हैं। निम्नलिखित गुणों के आधार पर उन्होंने चुना। पहला है कि अनेक प्रकार के विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। अगर एक ही तरह के लक्षण पाए जाएं तो उनमें प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे हम लोग। जैसे कि 7 लक्षणों को हम लिखे हुए हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। देखिए, कुछ मटर होते हैं जिनके तने की लंबाई होती है, लंबी होती है, और क्या होती है, कुछ होते हैं क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो यहाँ पे 2 लक्षण विपरीत मिल रहे हैं एकदम तने की लंबाई में। फूल का रंग कुछ का बैंगनी होता है, कुछ का सफेद होता है। फूल कुछ अक्षीय होते हैं और कुछ क्या होते हैं, अंत पर होते हैं उसके। फली जो होता है उसका, कोई किसी के फली का तो फूले होते हैं, किसी का क्या होता है, सिकुड़ा होता है। फली का रंग किसी का हरा, किसी का पीला होता है। बीज का आकार जो होता है कुछ गोल और कुछ झुर्रीदार होते हैं। और बीज का आकार, बीज का रंग जो होता है कुछ पीला है, कुछ हरा है। मतलब देखिए, इस 7 विभिन्न लक्षणों को यहाँ पे दिखाया गया है। इतने विपरीत लक्षण है, प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए इन्होंने क्या, मटर का चयन किया। मटर में और भी विशेषताएं थी जिस कारण उन्होंने चयन किया। तो पहला लिख लेंगे हम लोग कि मटर में अनेक विपरीत प्रकार के गुण पाए जाते हैं। दूसरा लक्षण लिख लेंगे कि मटर का जो आकार होता है, दूसरा, मटर का छोटा आकार होता है, छोटा आकार होता है, जिस कारण प्रयोग में सुविधा होती है, प्रयोग में सुविधा होती है। तीसरा लिख लेंगे कि मटर का जो जीवन चक्र होता है, क्या होता है, कुछ ही महीनों का होता है, जिस कारण अभी हम क्रॉस कराए तो कुछ ही महीने में रिजल्ट उसका मिल जाएगा। मान लिया आपके पौधे पर हम प्रैक्टिकल कराने लगे तो लग जाएगा 2-3 साल लग जाएगा आपको, या जितना जीवन चक्र है कि कब तक फल मिला, कैसा मिला। असफल हो गया तो फिर से शुरू करेंगे। मटर में हमने प्रैक्टिकल किया, कुछ महीने में क्या उसका रिजल्ट मिल गया, प्रैक्टिकल असफल तो फिर से प्रैक्टिकल करेंगे। इसलिए इसमें सुविधा है मटर के चयन में। तो मटर का जीवन चक्र कुछ ही महीने का होता है, कुछ ही महीने का होता है, जिस कारण जो रिजल्ट मिलता है क्या होता है, बहुत जल्द प्राप्त हो जाता है। चौथा है क्या, मटर में मुख्यतः कौन सा परागण होता है, स्वपरागण होता है। लेकिन इसमें कृत्रिम पर परागण करने में क्या भी सरलता होती है, आसानी से इसमें कृत्रिम पर परागण हो जाता है। मटर में कृत्रिम पर परागण सरलता से हो जाती है। तो इन सब गुणों के कारण मेंडल साहब ने क्या किया, मटर के पौधे का चयन किया। तो और देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि मेंडल ने जो नियम दिए हैं वंशागति के, उसको पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको बार बार उसमें हम लोग उसके प्रैक्टिकल में या नियम में यूज होगा, उसको हम देख लेते हैं। मेंडल का जो वंशागति का नियम पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे वर्ड बार बार आएंगे, या उनका जब मेंडल का प्रयोग पढ़ेंगे तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, एक वर्ड है एलील, है ना। जीवों में उपस्थित जीनों के वैकल्पिक प्रकार जो होते हैं, जैसे कि मान लिया अभी हमने देखा जो मटर के बीज होते हैं उनका रंग क्या होता है, पीला या हरा। ये वैकल्पिक रूप है, या तो हरा लेंगे नहीं तो पीला लेंगे। बीज का जो आकार हो गया तो गोल हो गया, नहीं तो झुर्रीदार होगा। ये क्या कहेंगे, एलील कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि जीन, तो जीन में क्या लेंगे, यह क्या है, आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उनकी मूलभूत इकाई है, यूनिट है ये। तो क्या लिख देंगे जीन के बारे में, जीवों में आनुवांशिक लक्षणों की मूलभूत इकाई, जीवों में आनुवांशिकी की मूलभूत इकाई है ये। एक और पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण हैं। प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट कैरेक्टर्स, ये क्या है,
अगर हम दो उप प्रजातियों में क्रॉस कराते हैं तो उसके बाद जो नए लक्षण बनते हैं और जो दिखाई देते हैं लक्षण, उनको कहा जाता है प्रभावी लक्षण। तो इसका लिख लेंगे डिफिनेशन क्या, कि दो प्रजातियों में क्रॉस कराने के बाद जो उत्पन्न लक्षण, ऐसे लक्षण जो दिखाई पड़ते हैं, उनको क्या कहा जाता है, प्रभावी लक्षण कहा जाता है। अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण रिसेसिव कैरेक्टर्स, क्रॉस के बाद ऐसे लक्षण जो दिखाई नहीं देते हैं, क्रॉस हुआ है और लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण। एक और पॉइंट देख लेते हैं, समझते हैं। F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, क्रॉस दो प्रजातियों में क्रॉस करने के बाद जो पीढ़ी उत्पन्न होती है उसको क्या कहता है, F1 पीढ़ी। और यही अगर F2 पीढ़ी कर दें हम, F2 पीढ़ी, F2 जनरेशन, तो क्या हो जाएगा, F2 पीढ़ी, इसको भी नोट कर लें, F2 पीढ़ी, F2 जनरेशन में कि F1 पीढ़ी से उत्पन्न F1 पीढ़ी जो है उनका क्रॉस कराने के बाद, पहले तो हमने क्रॉस कराया, मान लीजिए कि दो प्रजातियों में A और B है, इसको क्रॉस कराया तो निकला क्या, ये C निकला, तो ये हुआ F1 पीढ़ी में। अब F1 पीढ़ी में और जो उत्पन्न हुए उनका क्रॉस अगर हम करा दें तो जो तो क्या कहेंगे, सेकेंड जनरेशन, F2 पीढ़ी कहा जाएगा। तो F1 पीढ़ी से उत्पन्न प्रजातियों में क्रॉस कराने के बाद जो प्रजाति उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, F2 पीढ़ी कहा जाता है। हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे क्या, मेंडल का जो वंशागति के नियम है उनको और इनके प्रयोग को पढ़ा जाएगा। आप लोगों का कल टेस्ट होगा, 9 बजे से ऑनलाइन रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।